जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 3.0 में। मैं हूं प्रत्युष मिश्रा। आज के इस मॉक टेस्ट में हम देखेंगे सोशल साइंस पेपर सेकंड, जो कि जूनियर सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहां से आपको पेपर में सीटेट में एग्ज़ाम में कितने होते हैं, 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये हमारे जो जुलाई 2019 का जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसी से ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। और ये वो प्रश्न है जो इससे पहले भी 2019 के अलावा भी कई बार सीटेट के एक जूनियर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो आपकी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप जूनियर सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये हमारा पहला मॉक टेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो कि आपके लिए सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है हम आपको करवाएंगे। चलिए सीधे अपने प्रश्नों पर आ जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर लिखा है सीटेट जुलाई 2019 पेपर सेकंड एसएसटी का यह प्रश्न है। यहाँ पर हम पहले प्रश्न के साथ देखेंगे। इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपका क्या स्कोर रहा वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चलता रहे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों का सही क्रम का चयन कीजिए। जी हाँ, वायुमंडलों का जो सही क्रम है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको एक सही ऑप्शन का चुनाव करना है। हमारा पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल या बहिर्मंडल। दूसरा है बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य वायुमंडल। दोस्तों यहाँ पर हम आपको जब आंसर बताएंगे तो उसको व्याख्या सहित आपको बिल्कुल समझाएंगे, ताकि आप कभी भी दोबारा इसे भूलेंगे नहीं। और आपको जब व्याख्या में बताएंगे तो उससे आपको और अधिक जानकारी जो है वो, और आपका जो उत्तर है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल। फिर है समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल। अब इनमें से आपको सही जो विकल्प है उसका चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पर सही विकल्प होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल आता है, फिर उसके बाद मध्य मंडल आता है, फिर बाह्य वायुमंडल आता है, और उसके बाद आता है हमारा बहिर्मंडल। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि पृथ्वी की सतह से शुरू होने वाले पृथ्वी के वातावरण की 5 परतें। पहली परत कौन सी होती है दोस्तों? पहली होती है ट्रोपोस्फियर, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जहाँ पृथ्वी की अधिकांश मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर, जो कि ट्रोपोस्फियर से ऊपर होती है। ट्रोपास द्वारा इसे अलग किया जाता है। इसमें जो क्या होती है दोस्तों, हमारी ओजोन की परत होती है, और ये होता है हमारा समताप मंडल। उसके बाद आता है हमारा मध्य मंडल, जिसको हम कहते हैं मेसोस्फियर, जहां वायुमंडल में प्रवेश करने पर अधिकांश उल्काएं जल जाती हैं। उसके बाद आती है हमारी थर्मोस्फियर, जिसे बाह्य वायुमंडल कहते हैं, जिसे और आयनोस्फियर भी है, इसका व्यवहारिक महत्व है। और इसके बाद आती है हमारी एक्सोस्फियर, जिसको कहते हैं बहिर्मंडल। तो ये आपको यहाँ पे जो पाँचों हैं वो आपको यहाँ पे बिल्कुल ही कन्फर्म हो गई होंगी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं, यानी कि जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है वह किस कारण से होता है? पहला ऑप्शन है मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23 डिग्री दक्षिणार्थ पर पड़ती हैं। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। तीसरा है पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूमने के कारण आभामंडल बनता है। चौथा ऑप्शन है पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाता है। दोस्तों तो ऋतुएं संबंधी जो भी परिवर्तन होते हैं वो होते हैं पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना जो होता है वो ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा इसका राइट आंसर होगा। सूरज के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण मौसम के साथ साथ पृथ्वी की धुरी पर झुकाव होता है। सबसे प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने वाला गोलार्ध वसंत और गर्मियों का अनुभव करता है, जबकि अन्य शरद ऋतु और सर्दियों का अनुभव करते हैं। तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि जो पृथ्वी का परिक्रमण और उसके झुकाव पर अक्ष के कारण ही जो होता है वो ऋतु परिवर्तन होता है। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है, यानी कि प्रतिशत मात्रा में किसकी जो है वो ज़्यादा मात्रा में हमारे वायुमंडल में पाया जाता है? तो आपको सबको पता होगा, बहुत ही सरल प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 0.04% होती है, फिर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है 78 पॉइंट समथिंग, हीलियम होती है, और फिर हम हीलियम कम होती है, और ऑक्सीजन होती है हमारी यही 22% के लगभग। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है हमारी ऑप्शन नंबर जो बी है, नाइट्रोजन गैस जो है वो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे
यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे नाइट्रोजन है, और वायु में नाइट्रोजन 78.09 और 20.95 ऑक्सीजन होती है। उसके बाद 0.93 आर्गन, 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जो होती हैं वो छोटी मात्रा में होती हैं। उसमें जलवाष्प की परिवर्तनशील मात्रा भी होती है। अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है। ये जितने भी प्रश्न हैं ये हमारे 2019 के हैं। सीटेट जुलाई में जो 2019 में हुआ था उसके पेपर सेकंड से ये सारे प्रश्न जो हैं वो लिए गए हैं महत्वपूर्ण, और इसी तरीके से आपको सारे पेपर्स के जो एग्ज़ाम्स में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे आपको करवा दिए जाएंगे। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड़ कहा जाता है। हिमनद के निक्षेपण को याद रख लीजिएगा इसको, और ये कई बार जो है वो सीटेट एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका प्रश्न है। तो हिमनद के निक्षेपण को क्या कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे हम, ग्लेशियर द्वारा छोटी और बड़ी चट्टानों को बेतरतीब जगहों पर गिराया जाता है। इसे क्या कहते हैं, जो वो गिराई जाती है चट्टानें उसे मोरेन कहते हैं। ठीक है, ग्लेशियर के किनारों पर बनी चट्टानें पदार्थ के ढेर को पार्श्व मोराइन और मोर्टेन कहा जाता है। जहाँ दो ग्लेशियर जुड़ते हैं उसे औसत दर्जे का क्या कहा जाता है, मोरेन कहा जाता है। तो आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है, यानी कि लिंग रूढ़िबद्धता की ओर इशारा कर रहा है। पहला ऑप्शन है महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, दूसरा है महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, तीसरा है महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, चौथा है महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। तो महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, सही है, होती हैं। महिलाएं पालन पोषण वाली होती हैं, भावुक होती हैं, लेकिन यहाँ पे लिंग रूढ़िबद्धता की बात कर रहा है तो लिखा है महिलाएं जो होती हैं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। ऐसा पुरुष भी होते हैं जिम्मेवार वाहन चालक, और पुरुष या महिलाएं जो भी अच्छे से वाहन चलाएगा। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो बी है, वो लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को जो है वो चुनौती दे रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि लिंग रूढ़िबद्धता लिंग विशेषताओं, मतभेदों और व्यक्तियों और समूहों की भूमिकाओं के आधार पर एक पूरे समूह की विशेषताओं के बारे में सामान्यीकरण है। महिला ड्राइवर अभी भी कम हैं और ड्राइविंग पुरुषों से संबंधित थी, इसलिए जिम्मेदार महिला ड्राइवरों को चुनौतियों के बारे में कथन क्या है, रूढ़िबद्ध है। फिर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी लिपि में संकलित किया। 4 ऑप्शन है हमारे पास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। क्या होएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, इसका हमारा सही जवाब होगा गुरु अंगद जो है वो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गुरु अंगद जिन्हें लहना भी कहा जाता है, गुरु नानक के क्या थे, ये उत्तराधिकारी थे दोस्तों, और इन्होंने गुरुमुखी में बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया और अपनी रचनाओं को भी इसमें जोड़ा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 है, वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। पहला ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, दूसरा विद्यालय में वन्य जीव सप्ताह को मनाना, तीसरा है पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, और संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए क्या है कि उनको जो है वो पशु आधारित जो उत्पाद हैं उनको ना खरीदने की प्रतिज्ञा देना, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की विद्यार्थियों को क्या दी जाए, प्रतिज्ञा दी जाए। एक नाटक तैयार करना, स्कूल में वन्य जीव सप्ताह का अवलोकन करना और संबंधित कानूनों के बारे में पढ़ना वन्य जीव संरक्षण में प्रभावी जागरूकता गतिविधियाँ हैं। लेकिन यहाँ पे समझिएगा, लेकिन छात्रों के जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव डालना और उन्हें व्यवहारिक अनुभव देना पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा ही है। वास्तव में उन्हें इस मुद्दों को समझने में और योगदान करने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो ये हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ। पहला ऑप्शन है नागपुर, मदुरई, दिल्ली, दूसरा पुणे, मद्रास, कलकत्ता, तीसरा सूरत, मदुरई, दिल्ली, या चौथा सूरत, मद्रास, कलकत्ता। तो आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक केंद्रों का जो जहाँ से विकास होना शुरू हुआ वो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, सब सूरत, मद्रास और कलकत्ता ही हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर। और 18वीं शताब्दी के अंत में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे जो शहर थे वो शासन शहर बन गए थे। ये सूरत, मद्रास और कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखानों या व्यापारिक पदों से विकसित हुए थे। ये राष्ट्रपति प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए बनाए गए थे और ब्रिटिश सत्ता के केंद्र भी बने गए थे। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। पहला ऑप्शन है
उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। दूसरा है वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। तीसरा है इन्होंने हार स्वीकार कर ली और उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दे दी गई। और चौथा ऑप्शन है हमारा, उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त साम्राज्य का अंग बना दिया गया। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, अगर आपने इसको सही से पढ़ा होगा तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली थी और समुद्रगुप्त ने उन्हें पुनः शासन करने की जो है वो अनुमति प्रदान की। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के साथ विभिन्न नीतियों को अपनाया क्योंकि यह उनकी राजधानी से बहुत दूर था और उन्हें नियंत्रण में रख पाना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए शासकों ने हार के बाद उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर उन्होंने शासन करने की अनुमति दी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा, यानी कि किस स्रोत का जो है वो आप प्रयोग नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन है लघु चित्रकारी, दूसरा शिलालेख, तीसरा हस्तशिल्पियाँ, चौथा गुफा चित्रकारी। तो ये तीनों जो ऑप्शन है, ये अगर आपको प्राचीन भारतीय इतिहास को जानना है तो ये तो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो हमारा बचा लघु चित्रकारी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा स्रोत जो है वो गलत होगा। आपको प्रश्न बिल्कुल ही सही से पढ़ना होगा। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर जाएंगे तो आपका जो आंसर है वो बदल सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के अभिलेख जो हैं वो शिलालेख, हाथों से लिखी पांडुलिपियों, गुफा चित्रों में पाए जाते हैं। इसलिए प्राचीन इतिहास को पेश करने के कैसे संभावित और महत्वपूर्ण स्रोत हैं, और जो नहीं है वो था हमारा लघु चित्रकारी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, खुली किताब मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। क्या होता है दोस्तों खुली किताब? पहले हम ऑप्शन को देखेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन है अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। दूसरा है विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तीसरा है विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। और चौथा है विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार का अनुभव नहीं होगा। दोस्तों आपको इसमें से सबसे सटीक है, और कभी कभार हम लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारे ऑप्शंस में ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ऐसा सीटेट एग्जाम में कई बार देखा गया है। ये आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करेगा। आप जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको उतनी ही आसानी होगी सीटेट का एग्जाम देने जब जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का जो है वो भार अनुभव नहीं रहेगा। क्या होता है खुली किताब मूल्यांकन? खुली पुस्तकें परीक्षाएं वे होती हैं जिनमें परीक्षार्थी परीक्षा का प्रयास करते समय अपनी कक्षा के नोट्स, पाठ्य पुस्तकों और अन्य संदर्भ सामग्री से परामर्श कर सकते हैं। खुली किताब परीक्षा का उद्देश्य रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच कौशल को विकसित करना है। इसलिए छात्रों को याद रखने वाली जानकारी का बोझ महसूस नहीं होता, लेकिन वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमारा नेक्स्ट है और बहुत ही सरल है, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ईदगाह, दूसरा गुल फरोसा, तीसरा दरगाह और चौथा खानकाह। तो सूफी संत के जो मकबरे होते हैं आपको पता होगा उन्हें क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक दरगाह एक धार्मिक आकृति की कब्र के ऊपर बना एक मंदिर टाइप का होता है जो अक्सर एक सूफी संत की होती है। सूफियों का उच्च सम्मान में रखा गया था, इसलिए उनके कब्रें या दरगाह लोगों के लिए क्या है, तीर्थ यात्रा बन गए और उनका सम्मान किया गया। आपने देखा होगा बहुत सी दरगाह हैं और लोग वहाँ पे जाते हैं, तो ये सूफी संतों की ही दरगाह हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? पहला ऑप्शन है एक चुनौती कार्य की रचना, दूसरा विद्यार्थियों को के साथ काम करना सिखाना, तीसरा समूहों का विचार पूर्वक चयन करना, चौथा है कार्य की पूर्ति करना। अब हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है पहले में ए, बी और डी सही है, दूसरा में है ए, सी और डी सही है, तीसरा है बी, सी, डी सही है, चौथा ऑप्शन है ए, बी, सी सही है। तो दोस्तों जो पहला एक चुनौती कार्य की रचना करना यह बिल्कुल भी गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल नहीं, एक मिनट। हाँ, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पे अधिक बल देना चाहिए? तो एक चुनौती कार्य की रचना करना, फिर दूसरा विद्यार्थियों के साथ काम करना सिखाना, समूह का विचारपूर्वक चयन करना। ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। और कार्य की पूर्ति करना मतलब खाना पूर्ति करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पे गलत है। बाकी के शेष जो ऑप्शन है आपके ए, बी और सी वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, जिसमें कहा गया है ए, बी और सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर
14वां है कि विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है वासवन्ना द्वारा, दूसरा एकनाथ द्वारा, तीसरा सखुबाई द्वारा और चौथा है रामानुज द्वारा। तो आपको ये याद होना चाहिए दोस्तों, और इसको याद कर लीजिएगा कि विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत जो है वो 11वीं शताब्दी में रामानुज के द्वारा जो था वो प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्टाद्वैत भारतीय दर्शन की एक क्या है? प्रणाली है और वेदांत की प्रमुख शाखाओं में से एक थी। विशिष्ट अर्थ है और अद्वैत का अर्थ है व्यक्तिगत आत्मा और सर्वोच्च ईश्वर की एकता, और यह क्या था? रामानुज के द्वारा जो है वो प्रस्तावित किया गया था। और आज का हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गैरिसन नगर से आपका क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते थे, दूसरा वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है, तीसरा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर, और चौथा ऑप्शन है नगर से लगी हुई भूमि जो इस माल की आपूर्ति करती है। तो गैरिसन नगर से हमारा अभिप्राय है कि एक ऐसा किलेबंद जगह जहां पर क्या था? सैनिक रहते थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है बहुत ही पसंद आया होगा हमारा ये वीडियो, और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर इसको शेयर करें, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक गैरिसन शहर सैनिकों की एक किलाबंद बस्ती है दोस्तों। सुल्तानों ने शायद ही कभी शहरों के भीतरी इलाकों को नियंत्रित किया, इसलिए आंतरिक सीमा के साथ अभियान का पहला सेट गैरिसन शहरों के भीतरी इलाकों को मजबूत करने के उद्देश्य से था। तो यहाँ पे हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, और ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, और इसी तरीके के आपको मॉक टेस्ट जो है वो आगे बिल्कुल मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।